साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। भाई देखो, जो टॉपिक आज की क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये टॉपिक सामान्य व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं है। भाई ऐसे अपराधी जो इन्वॉल्व हैं मनी लॉन्ड्रिंग में या इन्वॉल्व है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, उन पर एक कॉमन जो है प्रोटोकॉल लागू होता है जो कि है कॉफे पोसा। याद रहेगा जी आपको कॉफे पोसा। और कॉफे पोसा क्या है? कॉन्वर्जेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ 1974 कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहे हैं उनका रेगुलेशन और जो स्मगलिंग्स हैं वो एक्टिविटीज़ जो उनसे कंसर्न है, दोनों ही हो गई, उनको रोकने के लिए ये कानून जो है बनाया गया था 1974 के अंदर। जो ये कंसर्न व्यक्ति है उसको डिटेन कर लिया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। उस पर आरोप यह था कि फ़ॉरेन का जो पैसा है उसके एक्सचेंज में या उसके कॉन्वर्जेशन में ना तो उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी है और इतने बड़े क्राइम में ये इन्वॉल्व है। अगर उसको नहीं रोका गया तो देश की जो इकोनॉमी है वो एडवर्सली अफेक्ट होगी। तो इस तरह के कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि इस तरह के व्यक्ति जो देश की अर्थव्यवस्था या देश की इंटीग्रिटी या देश की सोवरेनिटी से जो है खिलवाड़ कर सकते हैं उनको रोका जाए ताकि आगे जो है खिलवाड़ ना हो सके। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है ये पब्लिश हुआ है 2024 INSC पेज नंबर 683 पर। क्लियर हो गया। इस फैसले के अंदर सबसे इंसेप्शन पे ये लिखा गया कि कोई लेडी है, उसका कहना यह कि उसके हस्बैंड को गलत तरीके से कैद किया गया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनलीगल डिटेन्यू। क्लियर हो गया। इस पर्सपेक्टिव में जो ये प्रोसेस है इनलीगल डिटेंशन का वो गलत है। मैंने इस प्रोसेसर को चैलेंज भी किया बाय फाइलिंग द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस बिफोर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ऑफ केरला ने इस पिटिशन को रिजेक्ट करते हुए मुझे कोई राहत नहीं दी और ना ही मेरे पति को जो है कोई राहत दी। तो प्रश्न ये बनता है कि वास्तव में ये डिटेंशन इनलीगल है या नहीं, ये तय करना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। साथियों इस केस के अंदर 3 फैसले हैं। एक तो फैसला है हाई कोर्ट का 4 मार्च 2024 का, दूसरा है जॉइंट सेक्रेटरी कॉफे पोसा यूनिट, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऑर्डर है 31/8/2023 का। और इसके अलावा एक ऑर्डर है 28/11/2023 का, सेक्रेटरी कॉफे पोसा विंग, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया आपको। तो जब भी कोई ऑर्डर होगा और वो ऑर्डर गलत है तो उसको चैलेंज करना पड़ेगा। आपने एक ऑर्डर चैलेंज कर दिया, एक को चैलेंज नहीं करा तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। इस बात का विशेष जो है ध्यान रखिएगा। और जब भी डिटेंशन होगा, खासकर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो उस लेटर में ये मेंशन भी होगा कि आप किस अथॉरिटी के समक्ष जाकर क्या ज्ञापन दे सकते हैं और कितने टाइम में जाके दे सकते हैं और आपके राइट्स वहाँ पर क्या है, सब कुछ मेंशन होता है। पर आपको ये राइट्स जो है एक्सरसाइज करना आने चाहिए। साथियों जो कंसर्न्ड व्यक्ति है इसको डिटेन किया गया और उसको अल्टीमेटली प्रिजन में जो है डाल दिया गया। और मामला जो है शुरू हुआ त्रिवेंद्रम केरला से। जब 2/9 को इसको डिटेन किया गया तो 6/9/23 को इसको ग्राउंड थे डिटेंशन के, वो भी जो है कम्युनिकेट किए गए। आप सब जानते हैं कि ये उसका एक संवैधानिक अधिकार है कि जैसे डिटेन करेंगे उसको इस कानून के तहत, तो उस कंडीशन में ग्राउंड ऑफ डिटेंशन इमीडिएटली आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वेड टू द कंसर्न पर्सन। यहाँ जो कंसर्न व्यक्ति है उसका स्टेटमेंट भी जो है इससे पहले रिकॉर्ड किया गया था सेक्शन 37 फैमा के अंदर। इसके जो व्हाट्सएप चैटिंग थे, वॉइस कॉल थे, जो इसके फ़ोन से इमेजेस रिकवर हुई हैं, वो बनाया गया बेसिस डिटेंशन का। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस केस में लिंकिंग एविडेंस थे उनको भी बनाया गया बेसिस कि इनके इन्वॉल्वमेंट से और इनका सहयोग लेके ये बड़ा क्राइम जो है किया जा रहा था। साथियों यहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है उसने अपना ज्ञापन सौंपा कंसर्न डिटेनिंग अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इवन ये रेफर भी हुआ एडवाइजरी बोर्ड को। पर लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एडवाइजरी बोर्ड ने उसका जो सबमिशन था उसको खारिज कर दिया और डिटेंशन को अप्रूव कर दिया। बट सबसे बड़ी गलती क्या रही कि जो ये व्यक्ति है इसने जो ये लेटर्स थे या सबमिशंस थे या जो मेमोरेंडम्स थे, जिसको हम कहते हैं कॉमनली रिप्रेजेंटेशन, ये दे दिए जेल अथॉरिटी को। अब वो है लकीर के फ़कीर। उन्होंने क्या करा कि ऑर्डरी पोस्ट से जो है रवाना कर दिया कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। वहाँ पहुँचने में टाइम लग गया, डिस्पोजल में टाइम लग गया, तो अल्टीमेटली ये व्यक्ति फालतू मरता रहा अंदर। इसलिए हमेशा कहता हूं कि जब भी आप ज्ञापन दे रहे हो तो आप स्पीड पोस्ट से दिया करो। सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट जो है वहाँ पर अप्लाई होगा और उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर सरकार मना करती है या डिटेनिंग अथॉरिटी मना करती है तो वहाँ पर आप इस जो पर्टिकुलर कानून की स्थिति है उसका फ़ायदा लेकर ये कोर्ट से निवेदन कर सकते हो कि प्रिजम्पशन शुड बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड एंड अगेंस्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट कई बार कहता है, झूठे जवाब फाइल करता है और कई बार झूठा एफिडेविट कोर्ट में फाइल करता है कि हमको लेटर मिला ही नहीं। उस कंडीशन में क्या करोगे? ऐसा इस केस में हुआ था कि डिपार्टमेंट से पूछा गया भाई क्या हुआ,
तो वो कहते हैं कि हमको तो कोई ज्ञापन मिला नहीं। ये फंसे कैसे कि जब कंसर्न जेल अथॉरिटी ने अपना सबमिशन कोड में दिया, वो कहना यह था कि जो ये कंसर्न अथॉरिटी है इन्होंने भी डिटेंशन को अप्रूव कर दिया और अपना ऑर्डर पास किया जो हमको मिला 16 तारीख को। वहाँ से लिंक जो है पकड़ में आए, अदरवाइज पकड़ में आते नहीं है। साथियों फिर मामला जो है हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट में इनकी बात नहीं सुनी। यहाँ पर जो कंसर्न आरोपी है उसका कहना यह था कि जो कंसर्न हाईकोर्ट है या कंसर्न डिटेनिंग अथॉरिटी है, कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट है, कंसर्न एडवाइजरी बोर्ड है, इन सब ने मिस्टेक करी है इस केस को निर्णित करने के अंदर। उनका तर्क यह था कि देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड टू पास एंड टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन। अगर वो नहीं है तो इस तरह के आदेश विधिसम्मत नहीं है। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण जजमेंट की ओर दिलाना चाहता हूँ। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंद्रजीत बरसाम संतोष का। उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी ऑर्डर पारित करती हैं अथॉरिटी, चाहे वो जुडिशल हो चाहे वो प्रशासनिक हो, उनको अपने ऑर्डर में रीज़न देने होंगे और रीज़न सपोर्ट होने चाहिए बाय लॉ। अगर वो नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे जजमेंट स्थिर ठहराए जाने योग्य नहीं है। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है अमीना बेगम बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना का, उस पर जो है रिलाई किया गया। इसके अलावा ये भी कोर्ट से निवेदन किया गया कि इस केस में जो स्टेटमेंट थे प्रीता प्रदीप के, उस पर रिलाई किया गया है, पर उसकी कॉपी जो है हमें प्रोवाइड नहीं की गई। जब तक कॉपी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हम इफेक्टिव मेमोरेंडम तैयार करके सबमिट कैसे करते हैं। जो कुछ सबमिशन हुआ वो जनरल था, तो सबमिशन स्पेसिफिक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिस पर रिलाई कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन वाले वो नहीं दिए गए। तो ये अपने आप में आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 संविधान का उल्लंघन है। उनका ये कहना है कि जेल से ज्ञापन दिए गए और ये ज्ञापन जो है ये भेज दिए गए ऑर्डनरी पोस्ट है, तो ये लापरवाही है जेल अथॉरिटी की। इस कारण ये ट्रैकिंग नहीं हो पाए, देरी से पहुंचे और अल्टीमेटली करीबन 9 महीने बाद ये ज्ञापन रिजेक्ट हो गए, मीन्स 11/6/2024 को। और ये लॉन्ग डिले अपने आप में ही कंसर्न अक्यूज के या डिटेन्यू के अधिकारों को अफेक्ट करने वाला था और किसी भी रूप में हम ऐसा कोई प्रक्रिया या कार्रवाई नहीं कर सकते जो किसी भी आरोपी के अधिकारों को प्रभावित करने वाला हो प्रतिकूल रूप से। इसके अलावा जो भी रिजेक्शंस हैं उसमें कोई भी प्रॉपर कारण नहीं है, कोई भी प्रॉपर कॉन्सिडरेशन नहीं है। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में जो है फैसला पारित किया गया। इनका कहना यह है कि कंसर्न जो आरोपी है, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की, कंसर्न जो आरोपी है ये शामिल है इलीगल एक्टिविटीज़ में और सब्सटेंसिव मटेरियल जो है फाइल पर है। इसके अलावा ये डील करता है गलत रूप से फॉरेन एक्सचेंज में और हवाला डीलिंग्स के अंदर। इसके अलावा सेक्शन या नियमावली 8 सब क्लॉज बी कॉफे पोसा के तहत भी इसका मैटर रेफर हुआ एडवाइजरी बोर्ड को, पर उन्होंने फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड को देखते हुए इसका जो सबमिशन था वो खारिज कर दिया। इसके अलावा गाइडलाइंस क्या है कि यह आवश्यकता नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड किया जाए। गाइडलाइंस ये भी है कि अगर कोई डिटेंशन है उसमें बहुत सारे ग्राउंड जो है इन्वॉल्व हैं। कुछ ग्राउंड हम साबित नहीं कर पाते हैं पर कुछ ग्राउंड जो है हम साबित कर पाते हैं, तो जो ग्राउंड साबित है उसके आधार पर भी डिटेंशन को लीगल ठहराया जा सकता है। इसके अलावा इनका कहना यह था कि जो कुछ भी हमने कार्रवाई करी है बिल्कुल जस्टिफाइड है, देयर इज नथिंग इलीगल ऑन द रिकॉर्ड। बट यहाँ पर काउंटर में एक बात कही कंसर्न डिफेंस ने कि आपका जो कंसर्न ऑर्डर है उसमें ना तो पिथ है ना ही सब्सटेंस है। जब तक इसमें पिथ और सब्सटेंस नहीं होगा प्राइमरी फैक्ट का, तो ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड विदाउट एनी सब्सटेंशियल बेसिस, विदाउट एनी एविडेंटरी बेसिस आपकी कार्रवाई जो है गैरकानूनी है। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रिलाई किया गया सेक्शन 5 है ऑफ कॉपे पोसा, जिसको हम नियमावली भी जो है कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कंसर्न स्टेट का कहना यह था कि मल्टीपल ग्राउंड्स हैं, जैसा आपको मैंने अभी कहा भी है, एक ग्राउंड जो है प्रूव नहीं होता है, अन्य ग्राउंड जो है प्रूव हो जाते हैं। तो सेक्शन 5 है कॉपे पोसा से प्रोसीडिंग्स करना अपने आप में ही जायज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा गया एक जजमेंट के अंदर जिसका नाम था ए शौकत अली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह स्पष्ट था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड द कॉपी ऑफ ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, और ये व्यू जो है रिट्रीव हुआ इन द जजमेंट ऑफ LMS उमू वर्सेस BB गुजराल के अंदर, और दोनों ही व्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के। तो कुल मिला के बार बार स्टेट ने कन्विंस करने का प्रयास किया कि हमारी गलती नहीं है, जो भी गलती है वो कंसर्न डिटेन्यू की है, जिस कारण उसका फ़ायदा जो है ये नहीं ले सकता है। साथियों सबसे बड़ा अटैक ये था डिफेंस का कि हमें डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं हुए, जिस कारण हम किसी भी रूप में अपना वर्कआउट जो है नहीं कर पाए। अब कोर्ट को ये देखना था कि क्या वास्तव में कंसर्न एजेंसी से गलतियां हुई हैं या नहीं हुई है। तो कोर्ट ने गलतियों को एग्जामिन करने के लिए केस को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा ये था कि नॉन सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट का असर क्या पड़ेगा और क्या सभी डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के लिए अथॉरिटी बाउंड है या नहीं है। तो कोर्ट ने लिखा कि डॉक्यूमेंट सप्लाई इसलिए करने होते हैं ताकि उनका अध्ययन करके कंसर्न व्यक्ति जो है अपना जवाब सबमिट कर सके, और ये नेचुरल जस्टिस का पार्ट एंड पार्सल है। साथियों कोर्ट ने
जो प्रीवियस रूलिंग्स थी उसको डिफरेंशिएट किया। कोर्ट का कहना यह था कि जिन डॉक्यूमेंट्स पर आप रिलाय कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिस पर रिलाय नहीं कर रहे हो वो नहीं दे होंगे। तो कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट रिलायबल हैं वो देने होंगे, जिस पर रिलाय नहीं कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं केस की एडजुडिकेशन करने के लिए, तो उनको ही कॉपी देना आवश्यक नहीं है, उसको अक्यूज जो है पेरूज कर सकता है। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट क्या है सप्लाई ऑफ कॉपी का, कि डॉक्यूमेंट्स उसको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करना ताकि उसको पढ़ के अपना वो ज्ञापन रेडी कर सके और कंसर्न जो अथॉरिटी है उसको सबमिट कर सके, इंक्लूडिंग द कंसर्न गवर्नमेंट एंड द कंसर्न रिटर्निंग अथॉरिटी। पर ऐसा ना करके जो संवैधानिक अधिकार था कंसर्न आरोपी का, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 5 संविधान के तहत उसको उल्लंघित किया कंसर्न एजेंसी ने। दूसरी बात है कि जो भी ज्ञापन वो दे रहा है उसका निस्तारण जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है हो जाए, और अगर लंबा टाइम लग रहा है उसको ट्रांसमिट करने में डॉक्यूमेंट्स को, और लंबा टाइम लग रहा है उसको डिसाइड करने में और फर्दर कम्युनिकेशन में, तो ऐसी स्थिति में डिटेंशन अपने आप में ही अफेक्ट होता है। जिस पर्सपेक्टिव में कोर्ट ने रिलाई किया जजमेंट ऑफ विजय वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये जजमेंट भी जो है तय हुआ है ऑनरेबल कोर्ट से। और आपको एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस केस में जब कोर्ट ने फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखा तो कोर्ट ने माना कि 27/9/23 का जो ज्ञापन था वो भेजा गया ऑर्डिनरी पोस्ट से, लंबे टाइम बाद ये पहुंचा मोटा मोटा मई 24 के अंदर। अब इस स्थिति में अगर हम मई 24 और डॉक्यूमेंट जो ईमेल से गया वो गया 22 मई 24 को, 22 में 24 दो प्रोटोकॉल लेके टाइमलाइन को देखते हैं तो 20 से 27 दिन भी लग गए इनको तय करने में उस कंसर्न ज्ञापन को। तो इतना लंबा जो डिले है जस्टिफाइड नहीं है एज पर गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विजय बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो कोर्ट ने लुक इनटू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ये माना कि जो वैल्यूबल राइट्स से कंसर्न डिटेन्यू के वो लॉस्ट हुए हैं, एडवर्सली अफेक्ट हुए हैं, 9 मंथ्स का या लैप्स हुआ है विदाउट एनी जस्टिफिकेबल कॉज, तो कोर्ट ने प्रोसीडिंग को जो है यहाँ पर क्वैश कर दिया और डिटेन्यू को रिलीज करने के ऑर्डर कर दिए। अब साथियों इस जंग में करीबन 1 साल का समय लग गया इसको लड़ने में भी। मैं आपको एक बात जो है स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप लड़ रहे हो तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखो, खासकर इन मामलों के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मामला जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ग्राउंड ऑफ डिटेंशन विल बी कम्युनिकेटेड टू यू इमीडिएटली, और आपको अपना ज्ञापन एज सून एज पॉसिबल जो है सौंप देना है कंसर्न अथॉरिटी को। दूसरी बात, आपको ज्ञापन देना है स्पीड पोस्ट से और कोशिश करें कि डिपार्टमेंट में जाकर इसकी रिसिप्ट ले लें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उनको ये तय करना है एज सून एज पॉसिबल। अगर वो तय नहीं कर पाते हैं, डिले करते हैं गलत सलत तरीके से, तो इस सिनेरियो के अंदर जो राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं कंसर्न आरोपी के या कंसर्न डिटेन्यू के, उस पर्सपेक्टिव में डिटेन्यू हैबेस कॉर्पस के तहत जो है रेमेडी प्राप्त कर सकता है। चौथी बात, अगर ये सारे फैक्ट कंसिडर नहीं हो रहे हैं जो आपने ड्राफ्टेड किए हैं, तो आप रेट ऑफ हैबेस कॉर्पस के तहत फाइलिंग करके आप रेमेडी ले सकते हो। और सबसे अंतिम बात कि आपकी बात रखने से पहले आप ये अश्योर कर लो कि जो बात आप रख रहे हो वो कितनी टेक्निकल है, कितनी फैक्चुअल है। जल्दबाजी में ड्राफ्टिंग करोगे, जल्दबाजी में कार्रवाई करोगे तो वहाँ मारे जाओगे, और अगर सिस्टमेटिक चले, ड्राफ्टिंग प्रॉपर कर ली, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने की उम्मीद जो है रहेगी। तो सब कुछ डिपेंड है अब आपके ऊपर कि क्या आप करना चाहते हो, क्या करना आप नहीं चाहते हो। चीज़ों को सिंपल करो, ईजियर करो तो फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो वहाँ पर आपको नुकसान होगा। अब ये ग्राउंड्स जो यहाँ पर चैलेंज हुए उसके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं वो डिपेंड करता है हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे। जो भी आप पर आरोप होंगे उसका आपको प्रॉपर खंडन करना है, और खंडन करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आरोप को पढ़ो, फिल्टर करो कि कौन से आरोप सही है, कौन से गलत है, जो गलत हैं वो गलत क्यों हैं, और इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है, आप उसको कोड कर सकते हैं। तो ये बातें विशेषता को ध्यान रखनी है। अगर आपका ड्राफ्टिंग, आपका वे ऑफ सबमिशन, आपका वे ऑफ ब्रीफिंग, आपका वे ऑफ रिसर्च प्रॉपर नहीं है, तो किसी भी रूप में हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि पढ़ो, नॉलेजेबल रहो, और टेक्निकली आप ड्राफ्टिंग करते हुए सबमिशंस दो ताकि अपने को कोई दिक्कत भविष्य में ना हो। ठीक है जी, तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद।